नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे। और आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की। और जिन बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर अब कंटिन्यूसली आप लोग करवाओगे कि नहीं करवाओगे ये बताओ, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा था पहले। जैसे मान लो मैंने क्लास डाल देता था लेकिन कंटिन्यूसली नहीं कर पाता था किसी रीज़न के कारण। तो अभी मैंने ये चीज़ बोली है बच्चों को कि जी बिल्कुल मैं आप लोगों को डेली क्लास करवाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना सहयोग देना है कि आप लोगों को साथ बने रहना है। अपने कमेंट्स आप लोग कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ये कमेंट करो कि नाइस क्लास सर, ये सर वो सर, ये मत करो। आप अपने सिर्फ डाउट्स करो, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए वो चीज़ आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आप कंटिन्यूसली बने रहो मेरे साथ। अच्छा पढ़ाने का जो मेरा निर्णय है वो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ जुड़ें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ भी आप लोगों को कमी लगे ज़रूर आप लोग शेयर करें। तो कल हम लोगों ने क्या करा था, कल मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बताया था। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, या करंट क्या होता है, किससे मेजर करते हैं, ये सारी चीज़। इसके अलावा परमाणु अणु के बारे में मैंने थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। अब परमाणु अणु के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आता है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि भैया कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये चीज़ पूछ लेते हैं कि परमाणु अणु के बारे में एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। परमाणु अणु के बारे में बात करते हैं तो ये एक मेरा मान लो पूरा का पूरा परमाणु है। अब परमाणु और अणु के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है कि नाभिक में क्या क्या चीज़ें भरी होती है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो नाभिक में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो दो चीज़ें होती है ये परमाणु के नाभिक में पाई जाती है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, एक परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये है परमाणु की संरचना। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस पे कौन सा चार्ज होता है और किसका आवेश कितना होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है, या इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है। कि जैसे मान लो कि एक परमाणु है, परमाणु में कक्षाएं बनी होती है। जैसे ये मैंने एक परमाणु बना दिया, फिर ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस हिसाब से कक्षा बनी होती है। तो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि भाई ये मेरा चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, कौन सी चीज़ है। ये आप थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे, मैं आपको ज़रूर डीपली पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों का यही चाहूँगा कि साथ बना रहे। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन और आते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, या न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ये चीज़ बताई मैंने कि भैया न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दो चीज़ों पे चार्ज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया होता कितना चार्ज है। तो ये चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज कितना होता है, यही चार्ज होता है कि भैया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। वहीं पे प्रोटॉन पे अगर बात करें तो प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ये नेगेटिव का चिन्ह होता है और प्रोटॉन पे ये नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि प्रोटॉन पे ये क्या होता है, पॉजिटिव का साइन आता है, और इलेक्ट्रॉन पे ये किसका साइन आता है, नेगेटिव का, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हल्का कौन है या भारी कौन है, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, हल्का है। कितना हल्का है, जैसे मान लो कि प्रोटॉन का वेट, ये मानो इलेक्ट्रॉन का वेट मानो 1 kg है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेट मैं 1 kg मानूँ तो वहीं पे प्रोटॉन का वेट कितना होगा, इससे 1840 या 1845 गुना है, यानी कि प्रोटॉन का जो वेट है 1845 kg है। यानी कि इसका जो रेशियो बनेगा, तो इसका रेशियो जो बनता है वो बनता है 1/1845, या कहीं कहीं पे ये आप लोगों को 1840 भी लिखा हुआ मिल सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कैसे भरे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरने की बात करूं तो पहले जैसे मान लो ये क्लास कंप्लीट होगी, इस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इस हिसाब से अगर पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे जाते हैं, तो ये जो क्रम होता है 2, 8, 18 और 32, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, 8, 18 और 32 इस कंडीशन में। ठीक है, जैसे पहली कक्षा में 2 पूरे कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी कक्षा स्टार्ट होती है। ठीक है, और दूसरी कक्षा में 8 पूरे होने के बाद ही तीसरी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। तीसरी जैसे 18 आ गए, इसके बाद अगर 1 बच गया तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली क्लास में क्या होना चाहिए, पूरे होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ये चीज़ चलेगी कि पहले 2 भरेंगे, उसके बाद 8 भरेंगे, उसके बाद 18 भरेंगे और उसके बाद 18 भरेंगे और 32 भरेंगे। इस हिसाब से ये सारी की सारी क्लासें जो है वो पूरी भरी जाएगी। अब एक चीज़ और मैंने बताई कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में पाए जाते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ना जो लास्ट क्लास में इसके हैं, ये सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ये कहते हैं जैसे मान लो एक ये परमाणु है और एक ये परमाणु है, दोनों परमाणु हैं। अब अगर इस परमाणु ने थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका नाभिक है, इस नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इस कक्षा के ये एकदम पास है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर ज़्यादा है, इसने क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि थोड़े से दबाव के कारण ये अपनी कक्षा में छोड़ के किसी दूसरी क्लास में चले जाते हैं या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे परमाणु के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और चालक कौन सा होता है, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब चालक की एक परिभाषा भी आती है कि विचालक की परिभाषा क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर लूँ। तो ये जो क्वेश्चन आता है भाई, कि अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अर्धचालक की अंतिम कक्षा में, ठीक है, तो अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक की अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, चालक, अर्धचालक या कुचालक। तो ये एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बना था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दोनों में माइनस बराबर रहेगा, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना इतना है कि -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अगर ये आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो तो आता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर दूसरा अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे स्टार्टिंग में क्या आता है, +1.6 आता है इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हर बार दोनों में ये माइनस सेम रहेगा, ये माइनस याद रखना। अब ऑप्शन कैसे बना सकता है, ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, या एक ऑप्शन ये दे दे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ ले, अब ये जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, ये ए ऑप्शन कर दिया, ये बी ऑप्शन कर दिया, ये सी ऑप्शन कर दे, या ये डी ऑप्शन कर दे। अगर इनमें से पूछ ले भाई कौन सा है, ठीक है, अगर ये पूछ ले कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज आता है या प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, कितना कूलाम आवेश प्रोटॉन का होता है, तो आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन नहीं देखने। ठीक है, जिसमें ये प्लस लग गया ना, ये प्लस वाले आप लोगों को नहीं देखने, ये तो दोनों सिंपल या सीधे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या होएगा, बिल्कुल सही होएगा। ठीक है, आ गया समझ। अभी एक क्वेश्चन और आता है, जैसे सीधा ही पूछ लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चनों पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बुकलेट है उसके अंदर सीधा सीधा दे रखा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में आ सकते हैं। जैसे एक चीज़ और दे रखी है कि भाई तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है।
अच्छा सा CLM में क्वेश्चन पूछा गया था, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तांबे का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 29। तो ये भी आप लोग नोट कर लो, तांबे का परमाणु क्रमांक, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है, 29। ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो 2 अर्धचालक हैं उनका परमाणु क्रमांक कितना है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आप लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं कि आप लोग ये चीज़ मेरे को बताओगे। और नेक्स्ट अभी हम धारा, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम बात करेंगे सीधा ओम के नियम पे चलते हैं। ओम के नियम पे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम किस चीज़ पे लगता है, ओम का नियम AC पे लगता है या DC पे लगता है। क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है, हम लोगों ने एक ये चीज़ पढ़ी है ओम के नियम के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ी बहुत, तो VIR, एक ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है। अब इससे हम लोग ओम का नियम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दी अपनी, ओम का नियम, ठीक है। इससे अगर आपको ओम का नियम किस चीज़ में बताता है, तो ओम का नियम डायरेक्टली होता है V = I, यानी कि जैसे जैसे ओम का नियम बोलता है कि वोल्टेज बढ़ेगी, उसी कंडीशन में क्या होएगा, मेरा करंट भी बढ़ेगा। ये ओम का नियम बताता है। और ओम का नियम किस पे लगता है, नियत ताप और नियत भौतिक परिस्थितियाँ, नियत भौतिक परिस्थितियों में, ठीक है। ओम का नियम लगता है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और जो भौतिक कंडीशन है यानी कि उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर नियत ताप और नियत भौतिक परिस्थिति है तो उस कंडीशन में ओम का नियम क्या करेगा, लगेगा। ओम का नियम क्या बोलता है, V = I, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि V = क्या हो गया, IR। तो अगर मान लो मैं यहाँ से V को मैंने हाइड कर लिया, अब मेरे को क्या करना है, V निकालना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, V को हाइड कर लिया, V = क्या आ गया, I × R, ये दोनों बराबर है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, I × R। एक तो ओम का नियम ये बन गया कि V = क्या होता है, IR, ठीक है। अब दूसरा है कि इससे और क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब अपने को I निकालना है, तो I निकालने के लिए यहाँ से मैंने I को क्या कर लिया, हाइड कर लिया। I = क्या गया, V/R, एक ये फॉर्मूला बन गया इसी नियम से। अब तीसरा इस नियम से कौन सा फॉर्मूला बनता है, जैसे अगर मान लो मेरे को R फाइंड करना है। अब मैं R को कैसे फाइंड करूँगा, तो यहाँ से R को मैंने छुपाया, R को छुपाने के बाद क्या बच गया, V/I, R = क्या आ गया, V/I। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, और कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो पहले आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या ओम के नियम की परिभाषा बता देता हूँ कि नियत ताप तथा नियत भौतिक परिस्थिति में अगर किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये बोलता है ओम का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं आप प्रतिरोध के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो जैसे अगर मान लो मैं एक सिंगल तार ले लेता हूँ, ये A से B तक मेरे पास एक सिंगल तार है तांबे का, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने 220 वोल्ट सप्लाई दी है, और यहाँ पर मुझे 219.5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। तो ये जो सप्लाई है या ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है किस कारण हुई है, तो ये हुई है प्रतिरोध के कारण, ठीक है, प्रतिरोध के कारण। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हर कोई चीज़ जो क्या करती है, किसी चीज़ को कम करती है, वो उसका रेजिस्टेंस होता है, उसको अपन किसी चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो अभी ये जो बात कर रहा हूँ मैं प्रतिरोध के बारे में, या ये जो नियम लग रहा है V = IR, ये नियम लगता है DC के केस में, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो AC के केस में मैं बात करूं कि भी ओम का नियम AC में लगता है या नहीं लगता, तो ओम का नियम AC में भी लगता है। आपकी बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि किसी DC परिपथ में, DC परिपथ की बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ओम का नियम AC में भी यूज़ करना है तो आप AC में भी यूज़ कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको R की जगह Z का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप R की जगह Z का यूज़ करते हो, Z क्या चीज़ है यहाँ पर, Z है यहाँ पर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस,
Z यहाँ पर इम्पीडेंस है। अगर आप प्रतिरोध की जगह यानी कि रजिस्टेंस की जगह आप लोग इम्पीडेंस का यूज़ करते हो तो वहाँ पर ओम का नियम लगेगा। ठीक है, ओम का नियम AC और DC दोनों में लगता है। कंडीशन ये है कि आपको प्रतिरोध की जगह आपको इम्पीडेंस का यूज़ करना है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ओम के नियम पे। सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि किसी बंद परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है और 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये नहीं है कि पूछा नहीं जाता। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी, आशा करता हूँ कि सारे जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे लगता है। अगर आपको अभी भी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्मूला क्या लगता है। फॉर्मूला लगता है V = I × R। यहाँ पर आपको सारी वैल्यू दे रखी है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखें। जो ITI फर्स्ट सेम के बच्चे हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि आपके फर्स्ट सेम में ज़रूर ये चीज़ पूछा जाता है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ओम। ये जो ओम में जो वैल्यू दे रखी है ये हमेशा R की वैल्यू होगी। R = कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 ओम। और वहीं पर आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यानी कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 220 वोल्ट। ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था V = IR, दूसरा फॉर्मूला बताया था कि I = V/R, और तीसरा फॉर्मूला बताया था R = V/I। ये 3 फॉर्मूले बताए थे। अभी आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करूं, अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूं तो भी निकाल लूँगा, ये करूं तो भी निकाल लूँगा, और ये करूँगा तो भी निकाल लूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, सिंपली मुझे I निकालना है, क्योंकि दो चीज़ मेरे पास दे रखी है। R मुझे दिया हुआ है और V मुझे दिया हुआ है। तो अभी अगर मुझे सिंपली ये चीज़ निकालनी है तो मैं I = V/R वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूँ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर मेरे को 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखी है, या ये मान लेते हैं यहाँ पर 220 नहीं करते, अपन सिंपल कर लेते हैं 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितनी कर ली, 200 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 200, और R की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5 ओम। तो 5 चौके 20, यानी कि 40 एम्पियर के आ गया मेरा करंट आ गया। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि उसमें बहने वाली धारा कितनी आ गई भाई, बहने वाली जो धारा है वो आ गई 40 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि ये कितना मुश्किल होएगा या कितना इजी होएगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है, ये जो फॉर्मूले अगर आपके माइंड में है तो आप आराम से कर पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप कर सकते हो। 200/5 करोगे आप, ठीक है, तो 40 आ जाएगा, क्योंकि V/R होता है। V की वैल्यू हमेशा याद रखना प्रतिरोध से ज़्यादा दी हुई मिलेगी, और करंट हमेशा ही कम में मिलेगा, एम्पियर में मिलेगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप सिंपल सा बनाते हैं। तो सिंपल सा क्या बनाऊंगा, आपको डायरेक्टली दूंगा कि भाई एक परिपथ में
ठीक है। बहने वाली धारा का मान यानी कि आई की वैल्यू कितनी दे दी, 5 एम्पियर, ठीक है। बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है और प्रतिरोध यानी कि उसके अंदर लोड प्रतिरोध लगा हुआ है वो है 10 ओम का, ठीक है। तो V ज्ञात करना है। जल्दी से इसका फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से आप मुझे V की वैल्यू बताओ कि क्या कुछ होगी। आपका ही वेट कर रहा हूँ मैं भी, 2 मिनट का आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि वोल्टेज आप लोगों को फाइंड करनी है, I और R दोनों चीज़ दे रखी है, तो इस हिसाब से आप लोग बता दो। इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ मैं तब तक। कैसे बनेगा, तो सर्किट डायग्राम बनेगा इस हिसाब से, ठीक है। अभी आपको इसमें वोल्टेज फाइंड करनी है भाई, V जो है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। और ये जो लोड प्रतिरोध है, ये जो R है, ये है 10 ओम का, ठीक है। इस हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा। तो अभी आप लोग बताओगे कि इसके अंदर जो वोल्टेज दे रहा हूँ वो कितनी दी है मैंने, या जो मेरी बैटरी लगी हुई है इसकी वैल्यू क्या है। वोल्टेज में बतानी है, एम्पियर घंटा में नहीं बतानी, वोल्टेज में बतानी है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कैसे आप लोग बताओगे। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी बताओ। फॉर्मूला वही लगाते हैं आप कि V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड करनी है। I की वैल्यू है 5 एम्पियर और R की वैल्यू है 10, यानी कि 5 दाए 50। तो वोल्टेज कितनी आ गई, 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगते हैं और करने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप लोगों के 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो हो गया 1 नंबर पक्का, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा मैं इस चीज़ को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर, अलग अलग तरीके से बनेंगे। अलग अलग तरीके से कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जब प्रतिरोध का नियम करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 1 प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर वहीं पर आप 2 प्रतिरोध यूज़ करते हैं, 3 करते हैं, कैसे कैसे करेंगे वो सारी चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप बस बने रहें और क्लास को शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में नई हेडिंग लगाओगे आप लोग, प्रतिरोधों का संयोजन। हिंदी में करवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। या ये कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। अब 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला तरीका होता है कि किसी प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी या सीरीज, ठीक है, श्रेणी या सीरीज। दूसरा आता है कि भाई आप जोड़ दें उसको पैरेलल में, पैरेलल या समांतर क्रम, ठीक है। ये दूसरा तरीका है कि हम किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें। तीसरा तरीका आता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन 3 तरीके से जोड़ सकते हैं आप। 3 तरीके कौन कौन से आ गए, एक तो श्रेणी आ गया, एक समांतर आ गया और एक मिश्रित संयोजन आ गया। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है अगर आप लोगों को नहीं आती तो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है। सीरीज में तो क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास 2 रजिस्टेंस है, एक ये रजिस्टेंस है जिसका ए सिरा है, ये बी सिरा है, ठीक है। अब एक रजिस्टेंस मैंने और ये ले लिया, ठीक है, जिसका ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। अब सीरीज में क्या होगा कि अगर किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे से किसी दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हुआ हो, अगर इस कंडीशन में जोड़ते हैं आप, जैसे ये बी सिरा है, बी के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। इसको जोड़ने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे ये मान लो 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे डायरेक्टली जोड़ दिया, ए सिरा, बी सिरा, ए सिरा और बी सिरा। अगर किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हुआ है तो वो श्रेणी क्रम में कहलाता है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, अगर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप लोगों से पूछ ले तो बहुत सिंपल है। टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं Rn यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। ये तो आ गया श्रेणी क्रम का। 2 टाइप से ये मैंने डायग्राम बना दिया क्योंकि दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का सिर्फ पहला सिरा जोड़ा है। अब दूसरी बात करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सिस्टम मेरे भाई क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये प्रतिरोध लगा दिया, तो ये इसका ए सिरा है,
ये इसका बी सिरा है। अब ये दूसरा प्रतिरोध है, ये इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ए सिरे से ए सिरे को जोड़ दूं और वहीं पर बी सिरे से मैं बी सिरे को जोड़ दूं, ठीक है। ए सिरे से ए को जोड़ दिया, बी को बी से जोड़ दिया और यहाँ से अगर मान लो यहाँ से मैंने निकाल के ये मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया। तो अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये क्या बन गया, पैरेलल में जुड़ गए सारे के सारे। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारे आ गए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ बनती है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप लोगों ने कभी नहीं करा होगा तो, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है उसको बहुत सिंपल बना के बताऊंगा। पहले तो आप लोग देख लो कि इसको जोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लो एक ये रजिस्टेंस लग गया, ठीक है, एक ये रजिस्टेंस लग गया, एक ये रजिस्टेंस लग गया या एक ये रजिस्टेंस लग गया, इस हिसाब से 4-5 रजिस्टेंस दे दिए। अब इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, जैसे मान लो ये 2 रजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, और ये रजिस्टेंस मैंने क्या लगा दिए, सीरीज में लगा दिए। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, चारों के चारों रजिस्टेंस लग गए। अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसके साथ बैटरी जोड़ दी, ठीक है, ये वोल्टेज जोड़ दी। अब ये बन गया मेरा मिश्रित संयोजन या कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, मेरा मिश्रण बन गया, ठीक है। श्रेणी का फॉर्मूला सिंपल है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू 5 प्लस 6, यानी कि टोटल कितना आ गया, 11 ओम रजिस्टेंस आ गया। वहीं पर अगर मान लो कि ये मेरा 6 ओम का रजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रजिस्टेंस है, ठीक है। इसका निकालने का तरीका क्या है, 1/r टोटल इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6, ये चीज़ आ गई, सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम आ गया। जैसे एलसीएम इसका 5 और 6 का एलसीएम कितना आ सकता है, 5 और 6 का एलसीएम आता है 30। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो कल की क्लास में बता दूंगा, कमेंट कर देना कि भाई एलसीएम नहीं लेना आता। 30 आ गया, 5 का भाग दिया 30 में तो 6 प्लस 5, यानी कि ये कितना आ गया, 11/30। तो 1/r टोटल कितना आ गया, 1/r टोटल आ गया 11/30। और अब निकालना क्या है मेरे को, टोटल RT। तो RT इक्वल टू कितना आ गया, 30/11, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 दूनी 22, 2 पॉइंट कुछ आ गया, लगभग 2.8 या 9 ओम रेजिस्टेंस आ गया टोटल, ठीक है। अब इसको निकालना है तो कैसे निकाले हुए, किसी के पास कोई जवाब है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे बैठे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं आराम से। ऑफलाइन बैच में भी कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन बैच में भी धुरीना पे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनकी डिमांड पे अभी मैंने ये बैच स्टार्ट करा है। तो वो लोग मुझे इसका ज़रूर आप लोग बताओगे। जैसे यहाँ पर मैंने 11 ओम का रजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पे 6 का जोड़ दिया, यहाँ पे 9 का जोड़ दिया और यहाँ पर 5 ओम का रजिस्टेंस जोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कि कितना टोटल रजिस्टेंस हुआ है, ठीक है। पैरेलल का जो है, सीरीज पैरेलल का R टोटल, अब आप लोग मेरे को बताओगे कि ये 11 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 6 का लगा हुआ है, ये 9 का लगा हुआ है, ये 5 का लगा हुआ है। तो आप लोग मुझे बताओगे करके कि भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। कल की क्लास में मैं इस पे फिर चर्चा करूँगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताना। कल हार्ड क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, वो सारे क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। HSSC का और जो UPPCL है उसका पूरा पेपर मैंने एनालिसिस कर लिया है, उसी पेपर के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।